हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एज सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास MPSE 001 का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए जो यूनिट नंबर 8 है उसका पार्ट 2। जैसा कि पार्ट 1 में मैंने आप सभी को बताया था 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पार्ट 1 में हमने भारत और रूस के संबंधों को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। आज की इस नई वीडियो में हम भारत और चाइना के जो रिलेशंस है ये पूछे जाते हैं, आप सभी से ज्यादातर यही पूछा जाता है, तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम भारत और जापान को संबंध को भी डिस्कस करके इस पूरी की पूरी वीडियो की जो इस यूनिट की जो सीरीज है यूनिट नंबर 8 की ये खत्म करेंगे और फिर अगले यूनिट की तरफ हम मूव करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भारत और चीन के संबंध। तो भारत और चीन के संबंध जो है विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं के समय से है और हमारे देश के बीच में जो है वस्तु, सेवाओं, यात्रियों, चीजों का आदान प्रदान प्राचीन काल से ही होता रहा है। भारत और चीन के जो संबंध है वो बहुत अच्छे रहे, ना केवल बिल्कुल प्राचीन काल से, बिल्कुल वैसे ही। अगर हम बात करें तो भाई भारत से जो बौद्ध धर्म है वो वहां पर गया हुआ है। इसके अलावा जो चाइना की जो वस्तुएं हैं भारत के बाजारों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। वर्तमान समय में भी भारत चीन का एक अच्छा मित्र कहा जा सकता है, क्योंकि भारत का एक पड़ोसी देश भी है और भारत दुनिया में सबसे ज्यादा वस्तुएं जो है वो चीन से ही खरीदता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं भारत और चीन के तीर्थयात्री दोनों जगह के तीर्थयात्रियों ने समय समय पर यात्राएं करी हैं। जैसे बौद्धों की बात करें, फाहियान जो है, सुंगयुन, विनसांग, है ना, आइसुइंग या फिर तारानाथ, ऐसे बहुत सारे यात्री हैं जो चीन के हैं और वो भारत में आए थे। इसके अलावा भारत से जो यात्री हैं चीन जाने वाले, जिसमें कुमारजीत, जिनगुप्त, है ना, जिनभद्र और बोधिधर्म, ये कुछ ऐसे यात्री रहे जो चाइना गए इंडिया के और उन्होंने चाइना में यात्राएं करी है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में विश्व के आधुनिक इतिहास पे चीन और भारत लगभग एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ और चाइना कब 1949 में एक साम्यवादी देश के रूप में माओ की क्रांति के बाद में नेतृत्व में आया। परंतु पिछले 50 सालों में अगर हम देखें तो दोनों के संबंधों में काफी उतार चढ़ाव रहा है। दोनों के संबंध काफी अच्छे और काफी बुरे भी रहे हैं। तो हम बात करेंगे भारत और चाइना के संबंधों के बारे में, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से और बिल्कुल बेसिक से। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आज की इस वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। सबसे पहली बात तो 1950 के दशक में दोनों की दोस्ती जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी रही। 1960 के दशक में दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। तो ध्यान रखना है, पहला 1954 में इस टाइम पे क्या हुआ था, पंचशील समझौता। पंचशील समझौता, पंचशील समझौता किसके बीच में, भारत और चाइना के बीच में 5 सिद्धांतों को लेकर था, जिसमें हिंदू चीनी भाई भाई के नारे भी लगे थे और भारत और चाइना ने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे की आर्मी जो है वो एक दूसरे की बॉर्डर्स पे नहीं रखेंगे। इसके अलावा हम एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे। परंतु आगे चल के 1970 के दशक में दोनों देशों के बीच में 60 से 70 यानी 1962 में, कब 1962 में दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है और युद्ध के बाद में संबंध संभालने की कोशिश होते होते काफी लंबा समय निकल गया। 1990 के दशक में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद में एशिया के बड़े देशों ने विवाद सुलझाने, आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ाने पर आधारित नए संबंधों को बढ़ाने की कोशिश करी है। 1990 के दशक के बाद में भारत और उसके संबंध थोड़े से बेटर हुए। 2003 में दोनों तरफ के जो सीमा विवाद है उन्हें एक तरफ रखकर क्या किया गया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया। दोस्ती का क्या किया गया, हाथ बढ़ाया गया। आप सभी को ये याद रखना है। इसके बाद में मैत्री प्रारंभ कब हुई, तो आजादी के बाद से ही अगर हम देखेंगे शीत युद्ध के काल से ही गुटनिरपेक्षता की नीति भारत ने अपनाई और चीन सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध चीन ने स्थापित कर लिए। परंतु चीन और भारत के संबंध पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन से संबंध अच्छे बनाए रखने में भारत का हित समझा, क्योंकि भारत को अगर देखिए चीन जो है वो एक महत्वपूर्ण भूखंड है जो कि अपनी जलवायु, संसाधन या और सब चीजों के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रसिद्ध है। इसके बाद में नेहरू ने 1949 में साम्यवादी देश रूस के तरह से एक तरीके से क्या किया, साम्यवादी क्रांति, माओ के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। उस क्रांति के बाद में क्या किया गया, उन सभी के द्वारा साम्यवादी क्रांति के द्वारा चाइना का उत्पन्न हुआ। इसके अलावा वैश्विक समुदाय में चीन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर चीन की बात करें, चीन एक ऐसे देशों को, पहला भारत ही था जो चीन को गैर कम्युनिस्ट पार्टी वाला कोई ऐसा देश जिसने चीन को मान्यता दी थी वो भारत ही था। भारत ने कहा था कि चाइना में एक नया देश बन चुका है। मान्यता देने वाला भारत काफी देशों को रहा है, जैसे इसराइल को भी भारत ने मान्यता दी है। तो 1950 के दशक में भारत और
भारत और चीन के बीच में एक समझौता होता है तिब्बत को लेकर, क्योंकि तिब्बत जो है वो चीन के द्वारा बलपूर्वक यानी ताकत के जरिए क्या किया है, कब्जा लिया गया है। और चीन, नेहरू ने चीन के साथ में शांति और मित्र बनाए रखने के पक्ष में थे। भारत और चीन का विरोध किया, किंतु वह इस विरोध को कहते थे खारिज कर दिया उन्होंने, और कहा कि साम्राज्य की ताकत शाह पर नहीं की जा सकती। 1954 में आपको ध्यान रखना है, चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए और उनका शानदार स्वागत हुआ। पहले 1954 में तथा चीन के तिब्बती क्षेत्र के बीच में व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। इस समझौते के अनुसार 5 सिद्धांतों को शामिल किया गया था, इसीलिए इसको पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। नेहरू और चाउ एन लाई ने संयुक्त व्यक्तित्व में पंचशील के प्रतिपादन किया। यानी प्रतिपादन पंचशील का किसने किया था? चाउ एन लाई और चाइना ने, हम दोनों ने मिलकर ही किया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्देशन करने में इनकी एक खास भूमिका थी। इनकी एक क्या थी? खास भूमिका थी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भाई 3 माह बाद नेहरू चीन की यात्रा पे, 3 महीने बाद फिर नेहरू भी आते चीन की यात्रा पे, उन्होंने एशिया में स्थिरता के लिए 2 देशों के बीच में संबंध दृढ़ बताया। कहा कि भारत और चाइना दोनों दक्षिण एशिया के बड़े देश हैं और हमारे आपस में संबंध अच्छे होने की वजह से क्या हो सकता है, हम अच्छे तरीके से विकास कर सकते हैं। इसके बाद में आप बात करते हैं दोनों देशों के बीच में खटास, संबंध खराब क्यों हुए। तो पंचशील समझौता और बारडूम सम्मेलन में अगर हम देखें तो चाइना है जो उसको शामिल नहीं किया गया, इस वजह से एक संबंध खराब होता है। दूसरा कश्मीर मसला अगर आप देखोगे तो कश्मीर का जो ये इस तरीके का कुछ रीजन है, इस तरीके का जो कुछ पोर्शन है, तो इसमें से ये पर्सन तो पाक अधिकृत कश्मीर है, और ये वाला पोर्शन जो है पूरा हमें देखते हैं ऑक्साई चीन का प्रदेश है। तो इस ऑक्साई चीन वाला जो प्रदेश है, इस प्रदेश को चाइना ने कब्जा कर रखा है और चीन इस क्षेत्र से कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। उसने मैकमोहन रेखा को भी अंतर्राष्ट्रीय रेखा मानने से इनकार कर दिया। मैकमोहन रेखा ये वो रेखा है जो कि ब्रिटेन ने क्या करी थी, इसको बनवाई थी। ठीक है, ब्रिटेन ने इसको क्या करी थी, बनवाई थी। ब्रिटेन ने कैसे बनवाई थी, तो आपको याद रखना है, जब भारत को आजाद किया गया तो उस मैकमोहन लाइन के थ्रू ही भारत का और उसका डिवीजन किया गया था, बंटवारा किया गया था। तो आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है। लेकिन आगे चल के देखते हैं कि चाइना ने इस रेखा को मानने से इनकार कर दिया है, और साथ ही साथ कश्मीर में भी क्या है कि वहां पर सड़क बनवा ली है ऑक्साई चीन वाले प्रदेश में। ऑक्साई चीन में सड़क निर्माण के बाद से ये बहुत ज़्यादा जो है उस जगह की स्थिति बदल गई है, और इसके साथ साथ भारत पे जो आक्रमण करके युद्ध भी किया है, उसमें भी भारत के संबंध से बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं। इसके अलावा 1962 में भारत चीन के युद्ध के कई परिणाम सामने आए। भारत तो यह है कि इसने कभी भी देश या विदेशी रूप से अगर हम बात करें तो भारत और चीन के जो आपसी संबंध है वो ज़्यादा बेटर रहे थे। 1954 में 1962 में वॉर हो गया। किसके कारण से हुआ, तो ध्यान रखना है तिब्बत के कारण। किसके कारण हुआ, तो तिब्बत के कारण हुआ। तिब्बत के एक धार्मिक गुरु होते जिनको बोलते हैं दलाई लामा ने भारत से शरण मांगी कि भाई चाइना हम पे आक्रमण कर रहा है, तो भारत ने कह दिया हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, भारत ने कह दिया हम आपकी मदद करेंगे, परंतु चाइना ने भारत से युद्ध करना शुरू कर दिया इसी बात पर। तो ये आप सभी को पॉइंट ध्यान रखने, जितने भी पॉइंट मैं आप सभी को बता रहा हूँ। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि संबंधों में उतार चढ़ाव कब शुरू होता है। उतार चढ़ाव 1976 में, ठीक है, दोनों देशों के बीच में संबंध फिर धीरे धीरे कायम होने शुरू हो गए। 1962 में युद्ध के बाद में 1963 में भारत और चाइना के बीच में एक समझौता किया गया। इस समझौते में प्रावधान किया गया कि भारत जो है पाकिस्तान और चीन में उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि भारत ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि हमने दूसरे देशों के मामलों में टांग अड़ाई। तो होपफुली आपको ये भी क्लियर होगा। इसके अलावा इंदिरा गांधी के शासनकाल में देखेंगे चीन के साथ में संबंध सामान्य बनाने की शुरुआत हो गई। इसके अलावा 1974 में भारत ने अपना परमाणु क्या किया था, परीक्षण किया था। भारत ने परमाणु परीक्षण करने के लिए इंदिरा गांधी ने करवाया था, और भारत के उसके संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। आप सभी को ध्यान रखना है, जो ये संबंध खराब हुए थे, ये वाला पॉइंट, तो ये संबंध कब खराब हुए थे, इंदिरा गांधी के टाइम पे ध्यान रखना कब खराब हुए थे, इसी अर्से के लगभग में हुए थे। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे चल के कि भाई जो मोरारजी देसाई है, ये आपको ध्यान रखना है कि नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें चीन में अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जो है उन्होंने 1979 में अपनी कई सारी नीतियों को सुधारने का या रिफॉर्म करने की कोशिश करी थी। इसके अलावा 1998 में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया, और भारत ने जब अपना परमाणु परीक्षण किया तो उस समय भी चाइना को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि भारत ने अपना परमाणु परीक्षण क्यों कर लिया। तो उस जगह पर भी भारत पे बहुत सारे सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगाए गए थे, और उन प्रतिबंधों का मूल रूप से एकमात्र ही उद्देश्य ये था कि लोगों से
क्या किया जा सके, लाभ कमाया जा सके। सो होपफुली आप सभी को ये क्लियर होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के लिए, ये हमारा आप सभी के लिए नंबर है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने डाउट्स को इन नंबर्स के थ्रू हमसे क्लिक करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और बाकी अगली वीडियो मिलेगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय